Hello students, this is Dr. Vinod Reddy and you are watching YouTube channel My Physics Classroom. वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जितने भी एमसीक्यूज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कोप्लेनर वेक्टर्स की बात हो रही है। किन वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं? जो वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो ऐसे वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर हम दो फोर्सेस कंसिडर करते हैं, मान के चलिए कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा है और इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट फोर्स कितना आएगा सर? इट्स अ जीरो। नेट फोर्स जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ओके अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं विच इज इक्वल्स टू, मान के चलिए कि इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं विच इज इक्वल्स टू 9 न्यूटन। ओके अगर दो फोर्सेस है, एक तरफ से फोर्स एक्ट हो रहा है 10 न्यूटन, दूसरी तरफ से एक्ट हो रहा है 9 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना एक्ट होगा? 1 न्यूटन एक्ट होगा और टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, क्योंकि इस साइड जो भी फोर्स अप्लाई करे वो ज्यादा है। अब यहाँ पे हमें जीरो करने के लिए और एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से। ओके सो दैट इट शुड बी 1 न्यूटन। तब जाके यहाँ पे तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो डिफरेंट है। इसका 10 न्यूटन है, इसका 9 न्यूटन है, इसका 1 न्यूटन है। तो मिनिमम, और ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है, ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में अवेलेबल है। ओके तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट तीन वेक्टर्स की जरूरत होगा रिजल्टेंट जीरो लाने के लिए। इसको हम थोड़ा अलग एंगल से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट है या एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। सो फर्स्ट फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, सेकंड फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ओके अब इसका वैल्यू हम 10 न्यूटन ले लेते हैं, इसकी वैल्यू हम 5 न्यूटन ले लेते हैं। अब इन दोनों की वजह से जो भी रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा डेफिनेटली वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होना चाहिए। इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। अब वो कितना होगा ये हम बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे इस डायरेक्शन से और उतने ही अमाउंट का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके दिस वन इज अ रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, और इसको नलिफाई करने के लिए, इसको जीरो करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो एक, दो, तीन, ऐसे 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हमें लगेंगे हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड टू गेट जीरो रिजल्टेंट। तो इसका सही आंसर जो भी होगा इट्स अ 3। नेक्स्ट एमसीक्यू, there are two forces sorry there are two force vectors, one of 5 newton and other of 12 newton. At what angle the two vectors be added to get resultant of 17 newton, 7 newton and 13 newton respectively? ओके सर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें एक फॉर्मूला पता है। मान के चलिए कि फर्स्ट वेक्टर जो है इट्स अ ए वेक्टर और जिसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। दूसरा वेक्टर हम कंसिडर करेंगे वेक्टर बी जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू दिया है यहाँ पे 12 न्यूटन। ओके हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, उस रिजल्टेंट को हम आर कंसिडर करते हैं, आर वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, वी नो दैट फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा।
ओके, अब यहां पे अगर दो मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल मेथड से। अब सबसे पहले आपको आर की वैल्यू जो भी है वो 17 न्यूटन सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे 17। उसके बाद अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा सर, ए की वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा, या 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 12 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 यानी 120 हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा। अब इसमें सब कुछ पता है हमें, सिर्फ थीटा छोड़ के अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द थीटा, उस वक्त का एंगल हमें मिल जाएगा। उसी तरह सेकंड केस में आप 7 न्यूटन अप्लाई कीजिए, बाकी कॉस थीटा फाइंड आउट कीजिए। थर्ड इसमें 30 न्यूटन अप्लाई कीजिए, थीटा फाइंड आउट कीजिए। अब ये हो गया एक मेथड। अब जनरल मेथड या इमेजिन करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखिएगा। तो यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं एक ब्लॉक के ऊपर। कितने कितने फोर्सेस है सर, फर्स्ट इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और सेकंड इसका मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन। अगर दोनों फोर्सेस को मैं एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं, अगर दोनों फोर्सेस को मैं एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं, तो नेट फोर्स कितना एक्ट होगा, 17 न्यूटन। नेट फोर्स कितना एक्ट होगा, 17 न्यूटन। अब दोनों फोर्सेस को मैं एक ही डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब है इस केस में थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, इट्स अ 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट आंसर जो भी आना चाहिए इट शुड बी 0 डिग्री। सेकंड, जब 7 न्यूटन है, अब 7 न्यूटन कब होगा नेट फोर्स, अगर मैं इस केस में एक फोर्स को ओके इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स को मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा जो कि 12 न्यूटन है, और दूसरे फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा जो कि 5 न्यूटन है, तो नेट फोर्स जो भी एक्ट होगा, अब इस बॉक्स के ऊपर इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन से 5 न्यूटन, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, इस डायरेक्शन में, वो कितना आना चाहिए सर, 7 न्यूटन। ओके, जो कि रिक्वायर्ड है 7 न्यूटन। अब इस केस में इन दोनों वेक्टर्स को ध्यान से देखिएगा, इन दोनों वेक्टर्स में का एंगल कितना होगा, जब हम इन दोनों के टेल मैच करेंगे तब जाके हमें ये पता चलेगा, क्योंकि एक वेक्टर ऐसा है 12 न्यूटन का, दूसरा वेक्टर 5 न्यूटन का ऐसा है, ये 12 न्यूटन का वेक्टर, ये 5 न्यूटन का वेक्टर, इन दोनों में एंगल कितना हो रहा है सर, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन कितना आया, थीटा की वैल्यू 0 होना चाहिए 17 मिलने के लिए, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होना चाहिए हमें 7 न्यूटन गेट करने के लिए। ओके, अब 0 और 180 किस किस केस में है, देखिए सिर्फ यहाँ पे एक ही केस दिख रहा है, ऑप्शन ए में। अब दोनों को हम परपेंडिकुलर करेंगे, ओके दोनों वेक्टर्स को। अगर 12 न्यूटन का फोर्स मैं इस डायरेक्शन से अप्लाई कर रहा हूं, 12 न्यूटन का फोर्स मैं इस डायरेक्शन से अप्लाई करता हूं, 12 न्यूटन, और 5 न्यूटन का फोर्स मैं इस डायरेक्शन से अप्लाई करता हूं, तो दोनों में एंगल कितना होगा सर, 90 डिग्री होगा थीटा की वैल्यू। अब जब इस फॉर्मूले में हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके, तब जाके आउटपुट हमें यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू 13 मिलेगा, या आप 13 सब्स्टिट्यूट कीजिए, थीटा फाइंड आउट कीजिए, यू विल गेट द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल्स टू 4i minus 3j and vector b is equals to 6i plus 8j, then magnitude and direction of a plus b will be, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है a प्लस बी का, और उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। ओके सर, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है हमें पता है अच्छे तरह से। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड a प्लस बी का, तो सबसे पहले वेक्टर a दिया है, वेक्टर b दिया है, हम फाइंड आउट करते हैं a प्लस बी कितना होगा। सो a प्लस बी, जो भी i के कोएफिशिएंट है उनका एडिशन कर दीजिए। सो 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10i। उसके बाद 8 माइनस 3, तो यहाँ पे प्लस 5j। सो दिस वन इज अ रिजल्टेंट, a प्लस बी की वैल्यू हो गया विच इज इक्वल टू 10i प्लस 5j। अब एक नया वेक्टर यहाँ पे मिला है, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे।
अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू magnitude of a plus b is equals to under root of 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। लेकिन इस केस में I is a unit vector along x axis, J is a unit vector along y axis। दोनों में एंगल कितना है सर? 90 डिग्री है और cos ऑफ 90 कितना होता है? इट्स अ जीरो। सो देयरफॉर नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 25 125। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 5, 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, सो 5 रूट 5। दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन a प्लस बी। ये मैग्नीट्यूड मिल गया 5 रूट 5। ऑप्शन ए की है, ऑप्शन ए की है। ओके तो ऑप्शन बी होना चाहिए। फिर भी हम एंगल फाइंड आउट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा है हमारा? ए। ओके सो क्या एंगल होना चाहिए? सो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ओके थीटा इज इक्वल टू, या अल्फा लेते हैं हम, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा सर? ये होगा 16 प्लस 9, ये 25 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये होगा 5। ओके सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर? ये होगा 36 प्लस 64, इट इज इक्वल टू 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 होगा 10, सो 10। सो दिस इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। ओके सो tan इनवर्स ऑफ 1/2 यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार जेडब्ल्यू में पूछा था। क्या है सर क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट ऑफ m kg विथ स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और उसकी स्पीड जो भी है वो है v। strike a wall at an angle theta and rebounds at the same speed at same angle। जिस एंगल से वो इंसिडेंट हो रहा है उतनी एंगल से वो रिबाउंड हो चुका है। जैसे आते वक्त जिसकी वेलोसिटी v था तो जाते वक्त भी सेम स्पीड था। ओके स्पीड सेम है, वेलोसिटी डिफरेंट रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी जब हम डिस्कस करते हैं तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो आते वक्त डायरेक्शन ये था, जाते वक्त डायरेक्शन ये है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज द स्पीड इज सेम। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी। हियर वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम। ओके तो हम यहाँ पे आते वक्त मोमेंटम कितना था वो फाइंड आउट करेंगे और जाते वक्त मोमेंटम कितना है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसके बेसिस पे हमें चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। सर अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज अ p विच इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। ओके अब यहाँ पे इस मोमेंटम जो भी है पार्टिकल का, आते वक्त मोमेंटम कितना है सर? mv1 है। ओके इसने कितना एंगल किया यहाँ पे? थीटा किया है। तो इस मोमेंटम को हम रिजॉल्व करते हैं अलोंग दिस टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन इस मोमेंटम को रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में कितना मोमेंटम बनेगा उसका? इट शुड बी इक्वल टू mv cos थीटा। ओके डायरेक्शन देखिए mv cos थीटा। और इसी मोमेंटम को अगर रिजॉल्व करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस वन। और ये कितना होगा? mv sin थीटा। ओके यहाँ पे mv cos थीटा और यहाँ पे mv sin थीटा। mv sin थीटा इस कंपोनेंट का डायरेक्शन ये है और mv cos थीटा डायरेक्शन ये है। ओके अब जाते वक्त जब वो रिबाउंड होके जा रहा है उस वक्त उसका डायरेक्शन ये है बॉल का, तो उसका मोमेंटम को हम रिजॉल्व करेंगे अलोंग दिस टू कंपोनेंट्स। वन इज इन दिस डायरेक्शन, सेकंड वन इज इन दिस डायरेक्शन। अब ये एंगल थीटा है तो इसका मोमेंटम कितना बनेगा इस डायरेक्शन में? इट शुड बी इक्वल टू mv cos थीटा, mv cos थीटा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा सर? ये ऊपर के डायरेक्शन में होगा और इसी का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन क्या होना चाहिए? इट शुड बी लाइक दिस वन, इट शुड बी mv sin थीटा।
ओके। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की, अब अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम कितना चेंज हुआ है? जब बॉल आ रहा था उस वक्त उसका एक्स कंपोनेंट जो भी था वो उसकी वैल्यू थी एम वी साइन थीटा, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था। ओके, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब वो रिबाउंड होके जा रहा है उस वक्त भी एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम कितना है? एम वी साइन थीटा है, डायरेक्शन सेम है। मीन्स आते वक्त और जाते वक्त एक्स कंपोनेंट का डायरेक्शन जो भी है मोमेंटम का वो सेम है, वहां पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो अलोंग एक्स एक्सिस चेंज इन मोमेंटम जो भी होगा, ओके, इट इज इक्वल टू जीरो। अलोंग एक्स एक्सिस चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट्स अबाउट अलोंग वाई एक्सिस? जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा था उस वक्त अलोंग वाई एक्सिस उसका जो भी कंपोनेंट बना है इट इज द एम वी साइन कॉस थीटा। अब थोड़ा इस डायरेक्शन को देखिए जो ब्लू कलर से हमने दिखाया था। ओके, एम वी कॉस थीटा, ये कौन सा डायरेक्शन है सर? दिस इज अ नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज अ नेगेटिव वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो आते वक्त वाई एक्सिस का मोमेंटम का कंपोनेंट कितना था? इट्स अ माइनस एम वी कॉस थीटा। माइनस क्यों लिया है सर हमने? माइनस इसलिए लिया है, माइनस हमने इसलिए लिया है क्योंकि इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, सो दिस वन इज अ इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या है सर? जब बॉल रिबाउंड होके जा रहा है उस वक्त फाइनल मोमेंटम जो भी है इट शुड बी, इट इज इक्वल्स टू एम वी कॉस थीटा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस। तो एम वी कॉस थीटा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस। अब चेंज देखेंगे, दिस इज अ पी इनिशियल, दिस वन इज अ पी फाइनल। द चेंज इन मोमेंटम is equals to along y axis, it is equals to p final minus p initial, p final minus p initial। ओके, अब p फाइनल कितना है? सो एम वी कॉस थीटा, एम वी कॉस थीटा, ओके, माइनस इनिशियल कितना है सर? माइनस एम वी कॉस थीटा, माइनस एम वी कॉस थीटा। अब माइनस माइनस बिकम प्लस, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम वी कॉस थीटा। सो इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का अलोंग मोमेंटम तो चेंज जीरो है, लेकिन अलोंग वाई एक्सिस इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 2 एम वी कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट वन। A particle is simultaneously acted by two forces equal to 4 Newton and 3 Newton. Then the net force on the particle is, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? एक पार्टिकल है उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक 4 न्यूटन का है और एक 3 न्यूटन का है। हाँ, कितना होना चाहिए? आप बोलेंगे सर 7 न्यूटन होना चाहिए। आंसर सही है, 7 न्यूटन होगा। क्या सिर्फ 7 न्यूटन ही होगा? अगर किसी ने ये सोचा जैसे आप सोच रहे हैं कि इस पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे एट ए टाइम साइमल्टेनियसली, एक है सर 3 न्यूटन और दूसरा फोर्स है उसी के ऊपर एक्ट हो रहा है जिसकी वैल्यू है 4 न्यूटन। आप बोलेंगे सर नेट फोर्स जो भी होगा 7 न्यूटन एक्ट होगा। ये आपने सोचा है। अब दूसरा स्टूडेंट ये सोच सकता है कि उसी पार्टिकल के ऊपर, उसी पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है विच इज इक्वल टू 4 न्यूटन और एक इस डायरेक्शन से एक्ट हो रहा है विच इज इक्वल टू 3 न्यूटन। क्योंकि दोनों फोर्सेस जो एक्ट हो रहे हैं वो किस डायरेक्शन से एक्ट हो रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम कुछ भी सोच सकते हैं। अब इस स्टूडेंट को लगेगा कि इस डायरेक्शन से 4 न्यूटन है तो इस डायरेक्शन से 3 न्यूटन है, तो नेट फोर्स जो भी एक्ट होगा इट शुड बी इक्वल टू 1 न्यूटन। अब इसको लगा 7 न्यूटन, इसको लग रहा है 1 न्यूटन। अब तीसरा स्टूडेंट है उसको ये लग सकता है क्योंकि इंफॉर्मेशन तो कुछ नहीं दिया है कि उसके हिसाब से 4 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और 3 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन से एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन से 3 न्यूटन एक्ट हो रहा है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसकी जो भी वैल्यू आएगा इट इज इन बिटवीन, इसकी वैल्यू आता है 5 न्यूटन। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा अगर परपेंडिकुलर है तो। अब 5 न्यूटन एक्ट हो रहा है। अब ये भी सही है, यानी आप भी सही हो, आपका दोस्त भी सही है और आपका दूसरा दोस्त भी सही है।
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप क्या ए लिखोगे कि सी लिखोगे कि 5 न्यूटन लिखोगे? तो तीनों सही है। तो करेक्ट आंसर जो भी होगा, इट इज इन बिटवीन 1 न्यूटन टू 7 न्यूटन। कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं दिया है। दो फोर्सेस किस एंगल से एक्ट कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू वेक्टर्स ए एंड बी लाई इन अ प्लेन। एक प्लेन में दो वेक्टर्स है। अनदर वेक्टर सी लाई आउटसाइड दिस प्लेन। ओके, दो वेक्टर्स है। मान के चलिए कि दिस इज अ वेक्टर ए, दिस वन इज अ वेक्टर बी, और वेक्टर सी जो भी है वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये दोनों एक ही प्लेन में है और वेक्टर सी अनदर प्लेन में है। देन रिजल्टेंट ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब इन तीनों को अगर ऐड करते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लिया, ओके, तो इनका रिजल्टेंट उसी प्लेन में आएगा। दिस इज अ आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। एडिशन में देखा था हमने। ओके, जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर है उसी प्लेन में आर वेक्टर आएगा। ओके, अगर मैं तीसरा वेक्टर लेता हूं, कोई भी तीसरा वेक्टर लेता हूं किसी भी डिफरेंट प्लेन में, रादर देन ए और बी, जिस प्लेन में है उस प्लेन को छोड़ के अगर मैं किसी और प्लेन में लेता हूं, तो क्या आर और सी वेक्टर का, यानी सी प्लस आर मीन्स ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, क्या इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो होगा क्या? नहीं सर, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो भी है, ओके, मैग्नीट्यूड यहाँ पे डिफरेंट दिया है, प्लेन डिफरेंट है, तो रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा। तो आंसर इज दैट, क्योंकि सी इस डायरेक्शन से अगर सी होता, मान के चलिए कि उसी प्लेन में, तो आर और सी इक्वल हो सकते थे, लेकिन सी जो भी दिया है, मैं कंसेप्चुअली डिस्कस कर रहा हूं, ये डिफरेंट प्लेन में दिया है, तो कैन नॉट बी जीरो। दिस इज अ करेक्ट आंसर। वो कभी जीरो नहीं हो सकते। अगर तीनों वेक्टर्स, ये दो एक प्लेन में है और ये डिफरेंट प्लेन में है, तो इन तीनों का एडिशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके, क्योंकि आने वाला तीनों का एडिशन जो भी है, ना तो वो ए और बी के प्लेन में रहेगा, ना तो सी के प्लेन में रहेगा। ओके, वो डिफरेंट प्लेन में रहेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग सेट्स ऑफ थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी whose resultant cannot be zero, whose resultant cannot be zero. Okay, a following sets of three forces act on a body whose resultant cannot be zero. अब सर यहां पे देखिए, पहला सेट को देखते हैं। अगर इन दोनों को मैं एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता हूं, किसी भी पार्टिकल के ऊपर, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? इट्स अ 20, क्योंकि अगर दोनों फोर्सेस 10 न्यूटन एक ही डायरेक्शन पे अप्लाई करता हूं, ओके, ये पार्टिकल है, इस डायरेक्शन से मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया, तो इसके ऊपर जो भी मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगा, इट्स इक्वल्स टू 20 न्यूटन, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अगर दोनों को मैं अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता हूँ, एक एक्ट किया मैंने 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, और दूसरा फोर्स एक्ट किया 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितना होगा सर? 0 न्यूटन। तो दिस वन इज अ मैक्सिमम वैल्यू, दिस वन इज अ मिनिमम वैल्यू। कितना आ रहा है सर? 0 न्यूटन। ओके, ये 20 न्यूटन। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। ओके, इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, 11 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो अब ये जो भी थर्ड क्वांटिटी है, क्या वो इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या, ये हमें देखना है। अगर इन दोनों के बीच में आता है तो, अगर इन दोनों के बीच में आता है तो इन तीनों की वजह से बाय डिफरेंट डिफरेंट एंगल, क्योंकि तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, ओके, तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, तो इन तीनों की वजह से हम रिजल्टेंट फोर्स जो भी है जीरो ला सकते हैं। सेकंड बी, मैं इन दोनों को लेता हूं। अब इन दोनों का मैक्सिमम कितना होगा सर? 30। इन दोनों का मिनिमम कितना होगा? अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो 10 होगा। ओके, अब यहां पे जो थर्ड फोर्स है,
क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या? यस सर, थर्ड फोर्स इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि थर्ड फोर्स कितना है 10, ऑलरेडी 10 है यहाँ पे, तो इनका भी रिजल्टेंट नेट फोर्स जो भी है ये 0 आ सकता है। उसी तरह इनको देखेंगे, इन दोनों फोर्सेस को लेते हैं हम, ओके, तो इनकी वजह से मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा सर? अगर मैं एक ही डायरेक्शन में 20 और 23 न्यूटन अप्लाई करता हूं तो मैक्सिमम वैल्यू होगा 43 न्यूटन। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लेता हूं, कितना आएगा सर? इट्स अ 3 न्यूटन, जो कि मिनिमम वैल्यू होगा। अब 43 मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 3, क्या ये जो भी थर्ड फोर्स है इन दोनों के बीच में आता है क्या? यस सर, ये 3 से ज्यादा है लेकिन 43 से कम है, 10 न्यूटन। सो देयरफॉर इसकी वजह से रिजल्टेंट जो भी है वो 0 आ सकता है। आप कोई भी पेयर ले सकते हो, यहाँ पे हम लेंगे अब एक पेयर। सो मान के चलिए कि मैं 10 और 40 ले रहा हूं, 10 और 40। अब दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर अप्लाई करते हैं, एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा सर? 50 न्यूटन। दिस वन इज अ मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मिनिमम कितना होगा सर? 30 न्यूटन। ओके, दिस वन इज अ मिनिमम वैल्यू। अगर ये दो फोर्सेस हम अप्लाई करते हैं किसी भी एंगल से किसी भी पार्टिकल के ऊपर, तो मैक्सिमम फोर्स कितना आ सकता है? 50 न्यूटन। मिनिमम कितना आ सकता है? 30 न्यूटन। ऐसे इसमें अगर हम थर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन, क्या 20 न्यूटन इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या? नहीं सर, 20 न्यूटन जो भी है वो 30 से भी कम है और 50 से भी कम है। तो 20 जो भी है, अगर 20 न्यूटन थर्ड फोर्स आप अप्लाई करते हो ऐसी सिचुएशन में, तब नेट फोर्स 0 नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, अगर एक बॉक्स है, मैंने एक डायरेक्शन में 10 न्यूटन अप्लाई किया, इस डायरेक्शन से 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं, 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं, इस डायरेक्शन से मैंने 40 न्यूटन अप्लाई किया, 40 न्यूटन अप्लाई किया। ओके, अब नेट फोर्स कितना आ रहा है सर? 30 न्यूटन। मिनिमम फोर्स 30 न्यूटन। अब मैं थर्ड फोर्स अप्लाई करूंगा इस डायरेक्शन से, कितना है सर? 20 न्यूटन। थर्ड फोर्स 20 न्यूटन। अब इन तीनों का वैल्यू, रिजल्टेंट जो भी है वो कितना आएगा? इधर 10, 20, टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है 30 न्यूटन, और इस डायरेक्शन से कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? 40 न्यूटन। तो नेट फोर्स यहाँ पे जो भी एक्ट होगा इट शुड बी इक्वल टू 10 न्यूटन, और वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। क्या ये वैल्यू 0 है? नहीं सर, 0 नहीं है। क्या हम ये सेट यूज करके 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, इन तीनों फोर्सेस को किसी भी डायरेक्शन से अप्लाई कीजिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो भी हम 0 फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते या 0 रिजल्टेंट नहीं ला सकते। तो ये सेट जो भी है इसका आंसर होगा। अब इसी तरह आपको लगेगा कि आपने 10 और 40 लिया है, तो 10, 20 लेके देखिए। ओके, अब 10 और 20 अगर मैं लेता हूं तो इन दोनों का मैक्सिमम कितना होगा? 30। मिनिमम कितना होगा? 10। ओके, दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू, दिस वन इज अ मिनिमम वैल्यू। अब थर्ड फोर्स जो भी है वो 40 न्यूटन है, जो कि इस रेंज में नहीं है। अगर इस रेंज में नहीं है तो तीनों को मिला के नेट फोर्स हम 0 नहीं ला सकते। उसी तरह आप प्रैक्टिस करके बाकी तीनों के लिए देख सकते हो। ओके, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, what vector must be added to the two vectors I minus twice j plus twice k and twice I plus j minus k so that the resultant may be a unit vector along x-axis? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या बोला है उन्होंने? एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। व्हाट वेक्टर, कौन सा वेक्टर हमें ऐड करना है, कौन सा वेक्टर में ऐड करना है टू द टू वेक्टर्स, इन दोनों में। ओके, फर्स्ट वेक्टर कितना है सर? आई माइनस ट्वाइस जे प्लस ट्वाइस के, तो इसको हम ए वेक्टर कंसिडर करके चलते हैं और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर कंसिडर करके चलते हैं, सो दैट द रिजल्टेंट मे बी यूनिट वेक्टर along x axis। सर यूनिट वेक्टर along x axis, यूनिट वेक्टर along x axis क्या होता है? इट्स अ आई कैप। ओके, अब
इस वेक्टर को हम ए कंसिडर करेंगे, इस वेक्टर को हमें बी कंसिडर करेंगे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और जो वेक्टर हमें ऐड करना है उस वेक्टर को हम सी वेक्टर कंसिडर करेंगे। सी वेक्टर, इन तीनों का रिजल्टेंट जो भी है इट शुड बी द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आना चाहिए। ओके, सिंपल है। अब ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर? इट्स आई माइनस ट्वाइस जे प्लस ट्वाइस के। ये हो गया आई वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर। प्लस बी वेक्टर कितना है सर? इट्स ट्वाइस आई प्लस जे माइनस के प्लस सी वेक्टर को हम एज इट इज रखेंगे इज इक्वल टू आई को एज इट इज रखेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कोएफिशिएंट को ऐड करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3i। 1 माइनस 2 तो माइनस जे, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी प्लस के रहेगा सिर्फ, प्लस ये हो गया वेक्टर प्लस सी इज इक्वल टू आई।